तो दोस्तों फाइनली एक और एक्शन से भरपूर मूवी हमें देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसी सप्ताह और इस 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है नोबडी 2। जी हाँ दोस्तों, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। नोबडी 2 एक आगामी अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन टिमो तजाहंतो ने किया है और डेरेक कोलस्टेड और आरोन राबिन ने इसकी कहानी और किरदार कोलस्टेड ने लिखे हैं। यह 2021 की फिल्म नोबडी का सीक्वल है। बॉब ओडेनकिर्क, कोनी नील्सन, आरजे डे, माइकल आयरनसाइड, कॉलिन सेलमन, बिली मैकलिनन, गेज मुनरो, पेस्ले कैडोरथ और क्रिस्टोफर लॉयर सभी ने पहली फिल्म से अपनी भूमिकाएं दोहराई हैं, जबकि कॉलिन हैंक्स, जॉन ऑर्टिज और शेरोन स्टोन सभी नए किरदार निभा रहे हैं। यह फिल्म 15 अगस्त 2025 को उत्तरी अमेरिका में रिलीज के लिए निर्धारित है। 1. ढालना। बॉब ओडेनकिर्क, हच मैनसेल, एक पूर्व सरकारी हत्यारा। नोलन ग्रांथम, यंग हच मैनसेल। कोनी नील्सन, बेक्का मैनसेल, हच की सफल पत्नी। यंग बेक्का विलियम्स के रूप में पाइपर ब्रॉन। जॉन ऑर्टिज, हेनरी, एक भ्रष्ट थीम पार्क संचालक। RZ.A है एरी मैनसेल, हच का दत्तक भाई। कोलिन हैंक्स, एबेल, एक संदिग्ध शेरिफ। क्रिस्टोफर लॉयड, डेविड मैनसेल, हच के पिता और सेवानिवृत्त FBI एजेंट। शेरोन स्टोन, लेंडिना, शराब तस्करी के पीछे की मास्टरमाइंड। माइकल आयरनसाइड, एडी विलियम्स, हच के ससुर और बॉस। कोलिन सेलमन, द बार्बर, हच के पूर्व सरकारी संचालक। बिली मैकलेलन, चार्ली विलियम्स, एडी के बेटे और हच के बहनोई। गेज मुनरो, ब्रैडी मैनसेल के रूप में, हच का किशोर बेटा। पेस्ले कैडोरथ, सैमी मैनसेल के रूप में, हच की बेटी। डैनियल मैकलिनिस, टोबी के रूप में। सिंडी मिस्कीव, एक स्नान करने वाली वरिष्ठ महिला के रूप में। ज़ारा लोंगे, एक वेट्रेस के रूप में। उत्पादन। मार्च 2021 में कोनी नील्सन ने नोबडी के सीक्वल में बेक्का मैनसेल के रूप में अपनी भूमिका को दोहराने में रुचि व्यक्त की। अभिनेत्री ने कहा कि वह हच और बेक्का की बैकस्टोरी के बारे में अधिक जानना चाहेंगी, जबकि उन्होंने कहा कि दोनों पात्रों की मुलाकात कैसे हुई, इस बारे में चर्चा पहली फिल्म के सेट पर हुई थी। 2. उसी वर्ष जून में यह घोषणा की गई थी कि डेरेक कोलस्टेड एक सीक्वल लिखने की प्रक्रिया में थे, हालांकि स्टूडियो द्वारा इसे अभी तक हरी झंडी नहीं दी गई थी। 3. मार्च 2022 में 87 नॉर्थ प्रोडक्शंस ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि स्टूडियो नोबडी 2 पर काम करने के लिए उत्सुक है, हालांकि उस समय कोई आधिकारिक उत्पादन तिथि की घोषणा नहीं की गई थी। 4. उसी वर्ष अगस्त तक डेविड लीच ने पुष्टि की कि स्क्रिप्ट पर काम चल रहा था। दिसंबर 2022 में केली मैककॉर्मिक ने घोषणा की कि एक सीक्वल आधिकारिक तौर पर हो रहा है, जिसमें 2023 के लिए प्रमुख फोटोग्राफी निर्धारित है। 6-7 जनवरी 2024 में नील्सन ने पुष्टि की कि सीक्वल पर काम जारी है, जबकि पुष्टि की कि वह पहली किस्त से अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगी। 8 मार्च में लीच ने पुष्टि की कि उत्पादन 2024 के अंत तक शुरू होने वाला था। 9 जून में यह पुष्टि की गई कि नील्सन बेक्का के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगी। 10 उसी महीने यह पता चला कि इंडोनेशियाई निर्देशक टिमो तजाहंतो अपने अंग्रेजी भाषा के डेब्यू में को फिल्म का निर्देशन करने के लिए काम पर रखा गया था, जिसमें कोलस्टेड, आरोन राबिन, बॉब ओडेनकिर्क और उमैर अलीम पटकथा लिख। 12 अगस्त में कॉलिन हैंक्स एक अज्ञात भूमिका में कलाकारों में शामिल हुए। 13 सितंबर में जॉन ऑर्टिज एक अज्ञात भूमिका में कलाकारों में शामिल हुए। 14-15 जबकि तजाहंतो ने अपने एक ट्वीट में खुलासा किया कि RZ.A है एरी मैनसेल के रूप में अपनी भूमिका को दोहरा रहे हैं। 16 माइकल आयरनसाइड एडी विलियम्स के रूप में अपनी भूमिका को दोहरा रहे हैं। 17-18 मुख्य फोटोग्राफी 6 अगस्त 2024 को विनिपेग में शुरू हुई, 19-10 और 26 सितंबर को समाप्त हुई। 20 मुक्त करना। यह फिल्म 15 अगस्त 2025 को रिलीज होगी। 1 संदर्भ। लेकिन यह आर्थिक रूप से उतनी सफल नहीं थी और वह और स्टैम्बोयल केवल तभी सीक्वल करेंगे जब उनके पास एक ऐसी कहानी होगी जो उनके आदर्शों के अनुकूल हो। 27
मई द डेविल टेक यू 2 की रिलीज के बाद तजाहंतो ने अक्टूबर 2020 में घोषणा की कि मई द डेविल टेक यू दज्जाल नामक एक फॉलोअप इस्लान और दानिश के साथ प्री प्रोडक्शन में है, जिसमें संकेत दिया गया है कि वे घोषणा के जवाब में अपनी अपनी भूमिकाओं को फिर से निभाएंगे। 28 तजाहंतो को 2018 में द ब्लाइंड ऑफ द फैंटम केव एंजल्स आइज में कॉमिक बुक कैरेक्टर सी बूटा दारी गुआ हंटू के बुमिलांगिट सिनेमैटिक यूनिवर्स फिल्म रूपांतरण के लाइव एक्शन रूपांतरण के निर्देशक के रूप में घोषित किया गया था। 29 उत्पादन 2020 की शुरुआत में शुरू होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। 30 इको उवैस के मुख्य किरदार में अभिनय करने की अफवाह है। 31 यह बुमिलांगिट सिनेमैटिक यूनिवर्स फिल्म के वॉल्यूम 1 का हिस्सा है। 32 फरवरी 2021 में तजाहंतो को न्यू लायन सिनेमा के लिए जेम्स वान द्वारा निर्मित दक्षिण कोरियाई ब्लॉकबस्टर हिट ट्रेन टू बुसान के रीमेक का निर्देशन करने की घोषणा की गई थी। 33 नवंबर 2021 में उन्हें HBO मैक्स के लिए अंडर सीज के रीबूट का निर्देशन करने के लिए काम पर रखा गया था। 34 जुलाई 2023 में तजाहंतो को नेटफ्लिक्स एक्शन फिल्म द शैडो स्ट्रेस के निर्देशक के रूप में घोषित किया गया था। 35 जून 2024 में उन्हें नोबॉडी 2021 की अगली कड़ी का निर्देशन करने की घोषणा की गई थी। 36 फरवरी में यह घोषणा की गई कि वह द बीकीपर की अगली कड़ी का निर्देशन करेंगे। 37 व्यक्तिगत जीवन तजाहंतो की शादी नवंबर 2009 में पूर्वी जकार्ता के एक चर्च में सिट्रा अवार्ड के लिए नामांकित अभिनेत्री सिगी विमला, जिन्होंने उनकी फिल्म मैकाब्रे में सहायक भूमिका निभाई थी, से हुई थी। 38 उनकी 2 बेटियां हैं। 39 उन्होंने 2021 में चुपचाप तलाक ले लिया। फिल्मोग्राफी किमो स्टैम्बोएल के साथ मो ब्रदर्स के रूप में। लघु फिल्म वर्ष शीर्षक निदेशक लेखक निर्माता संपादक नोट्स 2007 तारा हा 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 2008 दारा हा 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 ताकूट का खंड भय के चेहरे। फीचर फिल्म वर्ष शीर्षक निदेशक लेखक निर्माता 2009 भयंकर हा 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 2014 हत्यारों हा 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 2016 हेडशॉट हा हा नहीं। एकल कार्य लघु फिल्म वर्ष शीर्षक निदेशक लेखक संपादक नोट्स डेरेक कोलस्टेड जन्म 4 अप्रैल 1974 एक अमेरिकी पटकथा लेखक और फिल्म निर्माता हैं। वह जॉन विक फ्रेंचाइजी के निर्माता हैं, जो 2014 में शुरू हुई थी। उन्होंने फ्रेंचाइजी के पहले 2 सीक्वल के लिए लिखना जारी रखा और उन्हें मुख्य रूप से एक्शन फिल्मों और शो के पटकथा लेखक के रूप में जाना जाता है। जीवनी मूल रूप से मेडिसन, विस्कॉन्सिन से, कोलस्टेड ने एजवुड हाई स्कूल ऑफ द सेक्रेड हार्ट में पढ़ाई की और बाद में इंडियाना में टेलर यूनिवर्सिटी में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की। वह 24 साल की उम्र में पटकथा लेखन की पढ़ाई करने के लिए कैलिफोर्निया चले गए। उनका कहना है कि उन्होंने किशोरावस्था में ही फिल्में लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन उन्हें पहले हॉलीवुड में सफलता पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। एक आजीविका उनके द्वारा बेची गई पहली स्क्रिप्ट का नाम एकोलाइट था, जिसे जून 2012 में वोल्टेज पिक्चर्स ने खरीद लिया था। उसके बाद उन्हें कुछ लेखन और पुनर्लेखन का काम मिला, जिसमें वन इन द चैम्बर पर काम भी शामिल था, जिसमें डॉल्फ लुंडग्रेन और क्यूबा गुडिंग जूनियर ने अभिनय किया था। इसके बाद उन्होंने द पैकेज लिखा, जिसमें लुंडग्रेन ने भी अभिनय किया था। कोलस्टेड ने थंडर रोड पिक्चर्स को स्कॉर्न नामक एक स्क्रिप्ट बेची, जिसने अप्रैल 2013 में मुख्य भूमिका के लिए कीनू रीव्स को साइन किया। रीव्स के सुझाव पर शीर्षक चरित्र के नाम पर फिल्म का नाम बदलकर जॉन विक रखा गया। 2 जिसे कोलस्टेड ने अपने नाना के नाम पर रखा था। 3 यह फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी और इसके बाद 2017 में जॉन विक चैप्टर 2 और 2019 में जॉन विक चैप्टर 3 पैराबेलम रिलीज हुई। 4 कोलस्टेड ने वीडियो गेम जॉन विक क्रॉनिकल्स लिखा और एक कॉमिक बुक सीरीज के निर्माण में शामिल थे। 5 हालांकि स्टूडियो ने उन्हें चौथी या बाद की फिल्मों के लिए लेखन जारी रखने के लिए नहीं कहा। 6 2017 में यह बताया गया कि कोलस्टेड हिटमैन फ्रेंचाइजी का एक लाइव एक्शन टेलीविजन रूपांतरण और साथ ही द स्टीवर्ड नामक एक एक्शन थ्रिलर भी लिखेंगे। 7 8 9 2019 में यह बताया गया कि कोलस्टेड जस्ट कॉज फ्रेंचाइजी का एक लाइव एक्शन फिल्म रूपांतरण लिखेंगे और उसका निर्माण करेंगे। 10
2020 में नेटफ्लिक्स ने घोषणा की कि कोलस्टेड स्प्लिंटर सेल एनीमे श्रृंखला पर एक कार्यकारी निर्माता और लेखक होंगे। 11/2021 में कोलस्टेड को अमेज़न प्राइम वीडियो के लिए हेलसिंग के लाइव एक्शन रूपांतरण के लिए पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया था। 12 कोलस्टेड ने बॉब ओडेनकिर्क अभिनीत 2021 की फिल्म नोबॉडी और 2021 मार्वल स्टूडियोज टेलीविजन श्रृंखला द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के 2 एपिसोड की पटकथा लिखी। व्यक्तिगत जीवन। कोलस्टेड अपनी पत्नी सोनिया और जुड़वां बच्चों के साथ कैलिफोर्निया के पासाडेना में रहते हैं। 3 फिल्मोग्राफी। जॉन विक फ्रेंचाइज में निर्मित पात्रों के रूप में भी श्रेय दिया जाता है। फिल्म लेखक वर्ष शीर्षक निदेशक नोट्स 2012 चैम्बर में एक विलियम कॉफमैन 2013 पैकेज जेसीवी जॉनसन 2014 जॉन विक चार्ल्स टेल्स्की डेविड लीच 2017 जॉन विक अध्याय 2 चार्ल्स टेल्स्की 2019 जॉन विक चैप्टर 3 पैराबेलम 2021 कोई नहीं इलिया नाइशुलर कार्यकारी निर्माता भी 2025 कोई नहीं 2 टिमो तजाहंतो डाक उत्पादन टीबीए सामान्य बेन व्हीटली फिल्माने टिमो तजाहंतो इंडोनेशियाई THJNTO जन्म नाम टिमोथी तजाहंतो 4 सितंबर 1980 एक इंडोनेशियाई फिल्म निर्देशक निर्माता और पटकथा लेखक हैं जो ज्यादातर हॉरर और एक्शन शैलियों पर आधारित अपनी फिल्म के लिए जाने जाते हैं। 1 तजाहंतो फिल्म निर्माण कंपनी मेरा प्रोडक्शन के मालिक हैं। 2 अपनी फिल्मों के लिए निर्देशन निर्माण और कहानी लिखने के अलावा तजाहंतो को दोस्त और साथी फिल्म निर्माता किमो स्टैम्बोएल के साथ द मो ब्रदर्स के एक हिस्से के रूप में भी जाना जाता है। इस जोड़ी को हेडशॉट के लिए 2016 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए सिट्रा अवार्ड के लिए नामांकन मिला, जबकि तजाहंतो ने खुद 2019 में द डेविल टेक यू के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का माया पुरस्कार जीता। प्रारंभिक जीवन। टिमो ने ऑस्ट्रेलिया के स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स में शिक्षा प्राप्त की, जहां उनकी मुलाकात भावी सहयोगी किमो स्टैम्बोएल से हुई। 3 उन्होंने फिल्म उद्योग में अपना करियर एक स्वतंत्र स्टोरीबोर्ड कलाकार और फोटोग्राफर के रूप में शुरू किया। उन्होंने अल्फ्रेड हिचकॉक की साइको और टॉमी ली वालेस की 1990 में बनी स्टीफन किंग की इट के रूपांतरण को अपने प्रमुख प्रभावों के रूप में उद्धृत किया है। 3 आजीविका। 2007 से 2017 करियर की शुरुआत द मो ब्रदर्स और सिट्रा अवार्ड के लिए नामांकित। मुख्य लेख द मो ब्रदर्स। तजाहंतो और स्टैम्बोएल ने 2009 में अपनी पहली फीचर निर्देशन फिल्म मैकाब्रे स्थानीय बाजार में रूमा दारा के रूप में जाना जाता है के निर्देशन और लेखन के लिए प्रसिद्धि पाई। यह फिल्म उनकी 2007 की लघु फिल्म दारा पर आधारित है, जिसे 2008 की एंथोलॉजी फिल्म ताकुत फेसेस ऑफ फियर में शामिल किया गया था। इसमें जूली एस्टेले, शरीफा दानिश, एरियो बायू, अमिंग और सिगी विमला ने अभिनय किया है। 4 मैकाब्रे को शानदार समीक्षा मिली और अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय फिल्म समारोहों में कई पुरस्कार जीते, जिसमें दानिश को मुख्य किरदार के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली। 4 तजाहंतो और स्टैम्बोएल जो को अनवर की द फॉरबिडन डोर में हेरोसेसे के संरक्षकों में शामिल थे। 5 2012 में उन्होंने अन्य फिल्म निर्माताओं के साथ एंथोलॉजी फिल्म द एबीसी ऑफ डेथ में एक सेगमेंट का निर्देशन किया, जिसमें नाचो विगालोंडो, बंजोंग पिसांथानाकुन, बेन व्हीटली, नोबोरू इगुची, टी वेस्ट और योशिहिरो निशिमुरा शामिल थे। 6 अगले वर्ष उन्होंने सेफ हेवन पर काम किया, जो हॉरर एंथोलॉजी फिल्म VHS 2 में शामिल एक सेगमेंट था, जिसका प्रीमियर 2013 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। 7 तजाहंतो ने 2011 की एक्शन हिट द रेड के निर्देशक गैरेथ इवांस के साथ सेगमेंट का सहनिर्देशन और सहलेखन किया। 7 2014 में तजाहंतो ने जापानी इंडोनेशियाई हॉरर थ्रिलर किलर्स का निर्देशन, निर्माण और लेखन करने के लिए द मो ब्रदर्स के रूप में स्टैम्बोएल के साथ फिर से काम किया। 8 फिल्म में जापान और इंडोनेशिया दोनों के कलाकार शामिल हैं, जिनमें काजुकी कितामुरा, ओका अंतरा, रिन ताकानाशी, लूना माया, रे साहेतापी, AP कुसनंदर और तारा बसरो शामिल हैं। 8 इसका प्रीमियर 2014 के सनडांस फिल्म फेस्टिवल 9 में हुआ और रॉटन टोमाटोज पर 73% ताज़ा स्कोर के साथ रिलीज पर सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई। 10
दोनों ने 2016 में फिर से साथ मिलकर एक्शन फिल्म हेडशॉट रिलीज की, जिसमें द रेड स्टार इको उवैस और माया पुरस्कार विजेता अभिनेत्री चेल्सी इस्लान प्रमुख भूमिकाओं में थे। 2018 वर्तमान एकल कार्य आगे की मान्यता माया पुरस्कार। द मो ब्रदर्स के रूप में स्टैम्बोयल के साथ अपने कामों से ब्रेक लेते हुए चाहंतों ने 2018 में द डेविल टेक यू के साथ अलौकिक हॉरर शैली की खोज की। 12 यह एकल निर्देशक के रूप में उनकी पहली फीचर फिल्म है। सकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज हुई। 13 फिल्म में उन्हें चेल्सी इस्लान, रे साहितापी और शरीफा दानिश के साथ फिर से देखा गया। बाद में वर्ष में उन्होंने द नाइट कम्स फॉर अस रिलीज किया, जो एक पटकथा पर आधारित थी जिसे उन्होंने हांगकांग के 1980 के दशक के सिनेमा के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में लिखा था। 14 यह फिल्म इंडोनेशिया का पहला नेटफ्लिक्स मूल उत्पादन है। 15 और इसे रॉटन टोमाटोज पर 91% स्कोर के साथ आलोचकों से प्रशंसा मिली। 16 फिल्म में शीर्ष एक्शन स्टार जो तस्लीम, फास्ट एंड फ्यूरियस 6, स्टार ट्रेक बियॉन्ड सहायक भूमिकाओं में उन्होंने ऐसे अभिनेताओं को लिया जो लगातार सहयोगी बन गए हैं, जैसे कि जूली एस्टेले, जैक ली, सनी पैंग, अभिमाना आर्य सत्य, हन्ना अल राशिद, शरीफा दानिश और एपी कुसनंदर। 16 सिट्रा अवार्ड विजेता अभिनेत्री डियान सस्त्रोवर्दोयो ने भी एक हत्यारे के रूप में सह-अभिनय किया, जिसे तस्लीम द्वारा निभाए गए मुख्य किरदार का शिकार करने का काम सौंपा गया था, जो एक्शन शैली में उनका पहला उद्यम था। फरवरी 2020 में तजाहंतों ने मई द डेविल टेक यू का सीक्वल रिलीज किया, जिसका शीर्षक मई द डेविल टेक यू 2 था, जिसमें इस्लान ने मुख्य किरदार के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। 17 यह फिल्म सिनेमाघरों में और बाद में इंडोनेशिया में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई, जिसमें शडर ने अमेरिकी वितरण अधिकार हासिल किए। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली। 18 फिल्म ने 2020 माया अवार्ड्स में तजाहंतों को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए नामांकन दिलाया। 19, 20, 21 आगामी परियोजनाएं। सितंबर 2018 में तजाहंतों ने ट्विटर पर संकेत दिया कि वह एक्शन थ्रिलर कॉमिक बुक जीतू ज्वाइंट टैक्टिकल इंटेलिजेंस यूनिट को एक फीचर फिल्म में बदलने पर काम कर रहे हैं। 22 अप्रैल 2019 में इंस्टाग्राम पर तजाहंतों द्वारा एक और टीजर पोस्ट करने के बावजूद परियोजना की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। 23 तजाहंतों ने यह भी पुष्टि की है कि उन्होंने दोस्त और सहयोगी आरोन स्टीवर्टान के साथ द नाइट कम्स फॉर अस से जूली एस्टेले के चरित्र पर केंद्रित एक स्पिन फिल्म के लिए एक पटकथा का सलेखन किया है, जिसका शीर्षक नाइट ऑफ द ऑपरेटर है। 24 हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, तजाहंतों और स्टीवर्टान ने जनवरी 2020 में सोशल मीडिया पर लाल पृष्ठभूमि में एस्टेले के चरित्र के साथ एक पोस्टर छेड़ा। 25 फरवरी 2020 में जाहजंतों ने अपने ट्विटर अकाउंट पर मो ब्रदर्स की 2009 की हिट मैकाब्रे के सीक्वल पर संकेत देते हुए पोस्ट किया। 26 अप्रैल 2020 में साथी इंडोनेशियाई फिल्म निर्माता जोको अनवर के साथ एक पॉडकास्ट में जाहजंतों ने साझा किया कि फिल्म फेस्टिवल सर्किट पर हिट रही। कोनी इंगेलिस नीलसन, जन्म 3 जुलाई 1965, 1 डेनिश अभिनेत्री हैं। उन्होंने ग्लेडिएटर 2000 और ग्लेडिएटर 2 2024 फिल्मों में ल्यूसिला के रूप में और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में क्वीन हिप्पोलिटा के रूप में अभिनय किया है। उन्होंने सोल्जर 1998, मिशन टू मार्स 2000, वन ओवर फोटो 2002, बेसिक 2003, द हंटेड 2003, द आइस हार्वेस्ट 2005, निम्फोमेनियाक 2013, 3 डेज टू किल 2014, इनहेरिटेंस 2020 और नोबडी 2021 जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया है। 3 उन्होंने न्यूयॉर्क पुलिस विभाग की जासूस डेनी बेक, एमबीसी क्राइम ड्रामा सीरीज लॉ एंड ऑर्डर स्पेशल विक्टिम्स यूनिट 2006 में क्रिस्टोफर मेलोनी के इलियट स्टेबलर की अस्थायी पार्टनर, स्टारज राजनीतिक ड्रामा सीरीज बॉस 2011 से 2012, फॉक्स क्राइम थ्रिलर सीरीज द फॉलोइंग 2014 और टीएनटी लिमिटेड ड्रामा सीरीज आई एम द नाइट 2019 की भूमिकाएं निभाईं और चैनल 4 ड्रामा सीरीज में अभिनय किया। प्रारंभिक जीवन। नीलसन का जन्म फ्रेडरिक्शावन में हुआ था और वे डेनमार्क के एलिंग गांव में पली बढ़ी।
4. उनके पिता बेंट नील्सन एक बस ड्राइवर थे और उनकी मां लैला इंगेलिसे मैट्सिकिट 1945 से 2014 एक बीमा क्लर्क थीं जिन्होंने अभिनय भी किया और संगीत समीक्षाएं भी लिखीं। 5. 6. उनका पालनपोषण चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर-डे सेंट्स के सदस्य एक मॉर्मन के रूप में हुआ। 7. उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत स्थानीय रिव्यू और वैरायटी सीन में अपनी मां के साथ काम करके की। 18 साल की उम्र में वह पेरिस चली गईं, जहां उन्होंने एक अभिनेत्री और मॉडल के रूप में काम किया, जिसके कारण उन्हें इटली में आगे काम करने और अध्ययन करने का मौका मिला। रोम में ड्रामा स्कूल में और मिलान में पिकोलो टेट्रो डी मिलानो में एक शिक्षिका लिडिया स्टाइल्स के साथ मास्टर क्लास में। संयुक्त राज्य अमेरिका जाने से पहले वह कई वर्षों तक इटली में रहीं। उद्धरण वांछित आजीविका। नील्सन की फीचर फिल्म की शुरुआत 1984 में जेरी लुइस की फ्रेंच फिल्म पार ओयूटीएस रेंटर ऑन टीए पास वो सोरतिर थी। इसके बाद 1988 में इतालवी मिनी सीरीज कलेटी ब्यांची में भूमिका निभाई। वह इतालवी फिल्म वेकेंड्स दी नटले 91 1991 और फ्रेंच फिल्म ले पैराडीज एब्सोल्यूमेंट 1993 में दिखाई दी। 8. वह 1990 के दशक के मध्य में संयुक्त राज्य अमेरिका चली गईं और 1997 में द डेविल्स एडवोकेट में क्रिस्टाबेला आंद्रेओली के रूप में एक प्रमुख अंग्रेजी भाषा की फिल्म में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की, जिसमें अल पैचिनो और कीनू रीव्स के साथ अभिनय किया। इस पहली छोटी सफलता ने उन्हें परमानेंट मिडनाइट 1998, रशमोर 1998 और सोल्जर 1998 फिल्मों में भूमिकाएं दीं। 9. 2000 में नील्सन रिडले स्कॉट की ग्लेडिएटर में ल्यूसिला के रूप में दिखाई दीं, जिसमें रसेल क्रो और जोकिन फीनिक्स के साथ अभिनय किया। तब से उन्होंने मिशन टू मार्स 2000, वन ओवर फोटो 2002, द हंटेड 2003 और बेसिक 2003 सहित अमेरिकी फिल्मों में अभिनय किया है, जिसके लिए उन्हें अपने अधिकांश बाल कटवाने पड़े थे। उन्होंने ओलिवियर असायस द्वारा निर्देशित फ्रेंच थ्रिलर डेमोनलवर 2002 में भी अभिनय किया। उन्होंने ए शाइन ऑफ रेनबोज 2009 में एक अनाथ की आयरिश मां की भूमिका निभाई। 10. नील्सन 2009 में 2004 में नील्सन ने ड्रामा ब्रोडरे, जिसे ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता है, में अपनी डेनिश फिल्म की शुरुआत की, जिसके लिए उन्होंने डेनिश सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार बोडिल 11, 12, 13 और साथ ही सैन सेबेस्टियन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। उन्हें यूरोपीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए भी नामांकित किया गया था। 2006 में नील्सन लॉ एंड ऑर्डर स्पेशल विक्टिम्स यूनिट के कई एपिसोड में डिटेक्टिव डेनी बेक के रूप में दिखाई दी। उन्होंने मारिस्का हरगिटे की जगह ली, जो फिल्मांकन के समय मातृत्व अवकाश पर थीं। 14. चार्लोट गेंसबर्ग, जेमी बेल और उमा थुरमन के साथ नील्सन 2014 में लार्स वॉन ट्रायर की फिल्म निम्फोमेनियाक में दिखाई दी। 15. फिल्म की रिलीज से पहले उन्हें प्रचार पोस्टर की एक श्रृंखला में दिखाया गया था, एक अभियान जिसे द इंडिपेंडेंट ने चौंकाने वाला बताया, जिसमें कहा गया था, कोनी नील्सन निम्फोमेनियाक के इस पोस्टर में कुछ नम दिखाई दे रही हैं। 16. 2015 में वह टीवी 2 एल्बम डेट गोडे लिव में दिखाई दीं, जिसमें उन्होंने स्टीफन ब्रांट के साथ ब्रेव टिल मोना ट्रैक गाया। सितंबर 2018 में वह जेरेमी सिस्टो और मिस्सी पेरेग्रीन के साथ सीबीएस ड्रामा एफबीआई के पायलट एपिसोड में दिखाई दीं। नील्सन को डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स फ्रेंचाइज में क्वीन हिप्पोलिटा के रूप में जाना जाता है। वह वंडर वुमेन 2017 से शुरू होकर 4 फिल्मों में दिखाई दीं। व्यक्तिगत जीवन 2004 से 2012 तक नील्सन ने मेटालिका ड्रमर और साथी डेन लार्स उल्रिच को डेट किया। 17. उनका एक बेटा भी है। 18. नील्सन का साथी अभिनेता फैबियो सार्टोर से पिछली शादी से एक बेटा था और उल्रिच के भी पिछली शादी से 2 बेटे हैं। 19. नील्सन अपनी मूल डेनिश, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इतालवी, नॉर्वेजियन और स्वीडिश भाषा में पारंगत हैं। वह कुछ स्पेनिश भी जानती हैं। 20. फिल्मोग्राफी पतली परत, वर्ष शीर्षक भूमिका 1987 से 1999 सैटरडे नाइट लाइव और मिस्टर शो
ओडेनकिर्क को 1987 में सैटरडे नाइट लाइव में एक लेखक के रूप में काम पर रखा गया था और उन्होंने 1991 तक वहां काम किया। रॉबर्ट स्मिगेल और कॉनन ओब्रायन के साथ काम करते हुए उन्होंने उनके द्वारा बनाए गए कई रेखाचित्रों में योगदान दिया, लेकिन शो में अपने लेखन की प्रभावकारिता के बारे में अनिश्चित महसूस किया। 15 जब एसएनएल ने अपना 1988 का ग्रीष्मकालीन अवकाश लिया तो ओडेनकिर्क स्मिगेल और ओब्रायन के साथ हैप्पी है एप्पी गुड शो नामक एक स्टेज शो करने के लिए शिकागो लौट आए। अगली गर्मियों में उन्होंने टॉम ग्यानास द्वारा निर्देशित एक वन मैन शो एक्टिंग गाय में काम किया। अपने अंतिम ग्रीष्मकालीन अंतराल के दौरान उन्होंने सेकंड सिटी में स्टेज शो फ्लैग बर्निंग परमिटेड इन लॉबी ओनली में लिखा और अभिनय किया। उन्होंने शो में कई छोटी भूमिकाएं निभाईं, जिनमें से सबसे अधिक 1990 में बैड आइडिया जींस के पैरोडी विज्ञापन के दौरान दिखाई दीं। 16 एसएनएल में अपने अंतिम वर्ष के दौरान उन्होंने एडम सैंडलर, डेविड स्पेड, क्रिस रॉक और क्रिस फाले के साथ काम किया, लेकिन अंततः उन्होंने प्रदर्शन करने के लिए शो छोड़ने का फैसला किया। 15 उन्होंने जिम डाउनी और अल फ्रैंकेन जैसे वरिष्ठ लेखकों के साथ साथ अपने दोस्तों स्मिगेल और ओब्रायन से स्केच लेखन के बारे में उन्हें कई सबक सिखाने का श्रेय एसएनएल को दिया है। 14 1991 में ओडेनकिर्क लॉस एंजल्स चले गए और उन्हें टीवी शो गेट ए लाइफ के लिए लिखने के लिए रखा गया, जिसमें लेट नाइट विद डेविड लेटरमैन के पूर्व छात्र क्रिस इलियट ने अभिनय किया था। 17 उन्होंने द डेनिस मिलर शो के लिए लिखा। 18 ओडेनकिर्क की बेन स्टिलर के साथ दोस्ती, जिसके साथ उन्होंने कुछ समय के लिए एसएनएल में एक कार्यालय साझा किया था, के कारण उन्हें 1992 में द बेन स्टिलर शो के कलाकारों के लिए काम पर रखा गया। शो में एक लेखक और अभिनेता दोनों के रूप में काम करते हुए उन्होंने यादगार स्केच मैनसन लस्सी बनाया और उसमें अभिनय किया और शो को लेखन के लिए एमी पुरस्कार जीतने में मदद की। हालांकि पुरस्कार जीतने तक शो को पहले ही रद्द कर दिया गया था। 3 ओडेनकिर्क ने शो के 1993 और 1994 के सीजन के लिए लेट नाइट विद कॉनन ओब्रायन में एक लेखक के रूप में काम किया। 19 ओडेनकिर्क की मुलाकात बेन स्टिलर में डेविड क्रॉस से हुई। इसके तुरंत बाद इस जोड़ी ने लाइव स्केच शो करना शुरू कर दिया। उन्होंने 1998 तक इस किरदार को जारी रखा। 1993 में भी उन्होंने रोजीन, बीस और टॉम अर्नोल्ड के द जैकी थॉमस शो में संक्षिप्त अभिनय भूमिकाएं निभाईं। 21 ओडेनकिर्क की पहली फिल्म भूमिकाएं वेन की दुनिया 2, द केबल गाय, कैनट स्टॉप डांसिंग और मंकीबोन जैसी फिल्मों में बहुत छोटी भूमिकाएं थीं। ओडेनकिर्क ने 1990 के दशक के मध्य में कुछ समय के लिए स्टैंड अप करियर बनाने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही इसे छोड़ दिया, यह स्वीकार करते हुए कि उन्हें एक ही चुटकुला 2 बार सुनाना पसंद नहीं है। 22 ओडेनकिर्क और डेविड क्रॉस द्वारा निर्मित मिस्टर शो HBO पर 4 सीजन तक चला। इस श्रृंखला में अपने करियर के शुरुआती दौर में कई हास्य कलाकार शामिल थे, जिनमें सारा सिल्वरमैन, पॉल एफ. टॉम्किंस, जैक ब्लैक, टॉम केनी, मैरी लिन राजस्कब, ब्रायन पोसेन और स्कॉट ऑकरमैन शामिल हैं। लेखन में कई एमी पुरस्कारों के लिए नामांकित होने और आमतौर पर आलोचकों द्वारा पसंद किए जाने के बावजूद यह प्रीमियम केबल शो होने के कारण कभी भी दर्शकों से बाहर निकलकर मुख्यधारा की स्वीकृति में नहीं आ सका। मिस्टर शो के बाद बॉब और डेविड और स्टाफ के लेखकों ने फिल्म रन लिखी। यह फिल्म शो के पहले सीजन के एक स्केच का विस्तार थी। हालांकि स्टूडियो ने संपादन चरणों के दौरान क्रॉस और ओडेनकिर्क से उत्पादन नियंत्रण छीन लिया और इस जोड़ी ने अंतिम उत्पाद को अस्वीकार कर दिया। उद्धरण वांछित रॉबर्ट जॉन ओडेनकिर्क 1/ODNKRK जन्म 22 अक्टूबर 1962, एक अमेरिकी अभिनेता, पटकथा लेखक, हास्य अभिनेता और निर्माता हैं। 2 उन्होंने नाटकीय कार्यों में अभिनय करके अपने करियर का विस्तार करने से पहले एक हास्य अभिनेता और हास्य लेखक के रूप में अपना करियर शुरू किया। उनके पुरस्कारों में 2 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार, 18 नामांकनों में से 3 क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन पुरस्कार और 1 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार के अलावा 5 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और 1 टोनी पुरस्कार के लिए नामांकन शामिल हैं। ओडेनकिर्क ने अपने करियर की शुरुआत सैटरडे नाइट लाइव 1987 से 1991 और द बेन स्टिलर शो 1992 के लिए लेखन से की।
1989 और 1993 में विभिन्न प्रकार की श्रृंखलाओं के लिए उत्कृष्ट लेखन के लिए एमी पुरस्कार जीता। उन्होंने लेट नाइट विद कॉनन ओब्रायन 1993 से 1994 के लिए भी लिखा और द लैरी सैंडर्स शो 1993 से 1998 में एजेंट स्टीवी ग्रांट के रूप में एक आवर्ती भूमिका में अभिनय किया। उन्हें एचबीओ स्केच कॉमेडी सीरीज मिस्टर शो विद बॉब एंड डेविड 1995 से 1998 और नेटफ्लिक्स सीरीज डब्ल्यू बॉब एंड डेविड 2015 के लिए भी जाना जाता है, जिसे उन्होंने साथी कॉमेडियन डेविड क्रॉस के साथ मिलकर बनाया और सह-अभिनय किया। 3. एक अभिनेता के रूप में ओडेनकिर्क ने ब्रेकिंग बैड 2009 से 2013 और इसके स्पिन-ऑफ बेटर कॉल सॉल 2015 से 2022 में सॉल गुडमैन जिमी मैकगिल की भूमिका निभाकर पहचान और प्रशंसा प्राप्त की। बाद के लिए उन्हें ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए 6 नामांकन मिले। उन्होंने एफएक्स एंथोलॉजी सीरीज फार्गो 2014 के पहले सीजन में बिल ओसवाल्ड के रूप में और एएमसी सीरीज लकी है अंक 2023 में शीर्षक भूमिका भी निभाई। उन्होंने द बियर 2024 में अपनी भूमिका के लिए कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट अतिथि अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकन अर्जित किया। ओडेनकिर्क ने मेलविन गोज टू डिनर 2003 के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की। उसके बाद लेट्स गो टू प्रिजन 2006 और द ब्रदर्स सोलोमन 2007 और रन रोनी रन 2002 और गर्लफ्रेंड्स डे 2017 भी लिखे। उन्होंने नेब्रास्का 2013, द पोस्ट 2017, इनक्रेडिबल्स 2 2018 और लिटिल वुमेन 2019 जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने एक्शन फिल्म नोबॉडी 2021 में अभिनय किया, जिसका उन्होंने निर्माण भी किया। मंच पर उन्हें डेविड मैमेट की ग्लेनगैरी ग्लेन रॉस 2025 में अपने ब्रॉडवे डेब्यू के लिए टोनी अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर्ड एक्टर इन ए प्ले के लिए नामांकन मिला। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रॉबर्ट जॉन ओडेनकिर्क का जन्म इलिनॉइस के बेरविन में हुआ था, फिर उनका पालनपोषण नेपरविले में हुआ। वे वाल्टर हेनरी ओडेनकिर्क 1930 से 1986 के 7 भाई-बहनों में दूसरे सबसे बड़े हैं, जो प्रिंटिंग व्यवसाय में कार्यरत थे, और बारबरा मैरी नी बियर ओडेनकिर्क 1936 से 2021 4-5-1 जर्मन और आयरिश मूल के कैथोलिक हैं। 6, 7, 8 उनके माता-पिता का तलाक आंशिक रूप से वाल्टर की शराब की लत के कारण हुआ, जिसने बॉब के शराब से जितना हो सके बचने के फैसले को प्रभावित किया। वह अपने पिता का वर्णन दूरस्थ, गड़बड़ और आसपास नहीं के रूप में करता है। 9 ओडेनकिर्क ने बाद में कहा था कि वह 15 साल की उम्र में नेपरविले से नफरत करते हुए बड़ा हुआ। 6 वाल्टर ओडेनकिर्क की 1986 में हड्डी के कैंसर से मृत्यु हो गई। 7 ओडेनकिर्क के छोटे भाई बिल ओडेनकिर्क भी एक कॉमेडी लेखक हैं और उन्होंने बॉब के शुरुआती करियर में मदद की। 10 ओडेनकिर्क ने नेपरविले नॉर्थ हाई स्कूल में पढ़ाई की और 16 साल की उम्र में स्नातक किया। वह हाई स्कूल से थक गया था और क्योंकि उसके पास पर्याप्त क्रेडिट थे, वह जूनियर होने पर ही हाई स्कूल छोड़ने में सक्षम था। 11 क्योंकि वह बहुत छोटा था और सोचता था कि वह किसी भी कॉलेज में अजीब होगा। 11 उसने ग्लेन एलिन, इलिनॉइस में स्थानीय कॉलेज ऑफ ड्यूपेज में जाने का फैसला किया। 12 एक साल के बाद 11 वह मिल्वॉकी, विस्कॉन्सिन में मार्क्वेट विश्वविद्यालय गया, फिर कार्बोंडेल, इलिनॉइस में दक्षिणी इलिनॉइस विश्वविद्यालय में स्थानांतरित हो गया। दोनों कॉलेजों के रेडियो स्टेशनों पर लाइव शो के साथ अपने स्केच लेखन और प्रदर्शन कौशल को निखारा। 1 उन्होंने एसआईयू कॉलेज के 3 साल बाद ओडेनकिर्क को स्नातक होने से 3 क्रेडिट कम थे, जब उन्होंने शिकागो में लेखन और सुधार करने का फैसला किया। उन्होंने कोलंबिया कॉलेज शिकागो में क्रेडिट पूरा किया और 1984 में एसआईयू से संचार में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 13 पहले डेल क्लोज के साथ अध्ययन करते हुए ओडेनकिर्क ने प्लेयर्स वर्कशॉप में भाग लिया, जहां उनकी मुलाकात रॉबर्ट स्मिगेल से हुई और उन्होंने एक सहयोग शुरू किया जो सालों तक चला और ओडेनकिर्क को सैटरडे नाइट लाइव में ले गया। 6 उन्होंने भविष्य के सैटरडे नाइट लाइव कलाकारों क्रिस फार्ले और टिम मीडोज के साथ इम्प्रोव ओलंपिक में भी प्रदर्शन किया। उद्धरण की आवश्यकता।
ओडेनकिर्क ने एल्महेर्स्ट के अब बंद हो चुके हूस ऑन फर्स्ट कॉमेडी क्लब में अपने स्टैंड अप और इम्प्रोव कौशल को निखारा, जो उस समय द स्टीव एंड लियो शो का हिस्सा था। उद्धरण वांछित। ओडेनकिर्क ने 14 साल की उम्र में शिकागो के सेकंड सिटी थिएटर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि उनका सबसे मजबूत हास्य प्रभाव मोंटी पायथन का फ्लाइंग सर्कस था, मुख्य रूप से इसके दिमागी हास्य और मौखिक तमाशा के संयोजन के कारण, जिसे ओडेनकिर्क ने हंसी से हंसी हास्य के रूप में वर्णित किया। 14 अन्य प्रभावों में रेडियो व्यक्तित्व स्टीव डाहल, SCTV, स्टीव मार्टिन के लेट्स गेट स्मॉल, वुडी एलन, द क्रेडिबिलिटी गैप और बॉब एंड्रे शामिल थे। 14 2000 से 2008 मिस्टर शो के बाद। जनवरी 2005 में ओडेनकिर्क ने कई टेलीविजन शो और कुछ फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने कई टीवी पायलट लिखे और बनाए हैं, जिनमें द बिग वाइड वर्ल्ड ऑफ कार्ल लेम्के और डेविड सिचुएशन शामिल हैं, लेकिन ज्यादातर प्रसारित नहीं हुए और किसी को भी सीरीज के रूप में नहीं चुना गया। 2003 में ओडेनकिर्क ने मेलविन गोज टू डिनर का निर्देशन किया और कीथ की भूमिका निभाई। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और SXSW फिल्म और संगीत समारोह में ऑडियंस अवार्ड जीता। 2004 में ओडेनकिर्क को टिम हेडेकर और एरिक वेरहेम के काम सहित एक अनचाहा पैकेज मिला। उनकी अनोखी आवाज से प्रेरित होकर वह उनके साथ जुड़ा और उन्हें एडल्ट स्विम के लिए टॉम गोज टू द मेयर नामक एक अर्धएनिमेटेड शो विकसित करने में मदद की। उन्होंने टिम और एरिक को उनकी दूसरी श्रृंखला टिम और एरिक ऑसम शो ग्रेट जॉब के विकास में सहायता की। उन्होंने टीवी शो में कई छोटी भूमिकाएं निभाईं, जिनमें एवरीबडी लव्स रेमंड, डॉ. कार्ट्स, प्रोफेशनल थेरेपिस्ट, न्यूज रेडियो, जस्ट शूट मी, जॉय, कर्ब योर एंथुसियाज्म, सीजन 1, एपिसोड 3, अरेस्टेड डेवलपमेंट, एंटोरेज, वीर्स और हाउ आई मेट योर मदर शामिल हैं। 19 ओडेनकिर्क को द ऑफिस के पायलट में माइकल स्कॉट की भूमिका के लिए माना गया था, एक भूमिका जो अंततः स्टीव कैरेल को मिली। 24 ओडेनकिर्क ने अंततः द ऑफिस के अंतिम सीजन में फिलाडेल्फिया के मैनेजर के रूप में अतिथि भूमिका निभाई, जो माइकल स्कॉट की बहुत याद दिलाता है। 25 2006 में ओडेनकिर्क ने लेट्स गो टू प्रिजन का निर्देशन किया, जिसे थॉमस लेनन और रॉबर्ट बेन गारंट ने लिखा था और इसमें विल अर्नेट, डैक्स शेपर्ड और ची मैकब्राइड ने अभिनय किया था। फिल्म को वेबसाइट रॉटन टोमाटोज 26 से 12% ऑल क्रिटिक्स स्कोर प्राप्त हुआ और इसकी कुल बॉक्स ऑफिस कमाई $4.6 मिलियन से थोड़ी अधिक थी। 27 अगले वर्ष ओडेनकिर्क ने द ब्रदर्स सोलोमन का निर्देशन किया, जिसे विल फोर्ट ने लिखा। फिल्म को रॉटन टोमाटोज 28 से 15% ऑल क्रिटिक्स स्कोर प्राप्त हुआ और इसकी कुल बॉक्स ऑफिस कमाई लगभग $1 मिलियन थी। 29 2009 से 2013 ब्रेकिंग बैड। 2013 सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में ओडेनकिर्क। 2009 में ओडेनकिर्क AMC के ब्रेकिंग बैड के कलाकारों में भ्रष्ट वकील सॉल गुडमैन के रूप में शामिल हुए। लेखक पीटर गोल्ड, साथ ही कई अन्य लोगों ने ओडेनकिर्क को उनके मिस्टर शो प्रदर्शन के आधार पर इस भूमिका के लिए जल्दी से आकर्षित किया था। गुडमैन की भूमिका दूसरे सीजन में केवल 3 एपिसोड की अतिथि भूमिका के लिए थी, लेकिन ओडेनकिर्क के प्रदर्शन ने गोल्ड और विंस गिलिगन को चरित्र को एक सतत भूमिका के रूप में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। ओडेनकिर्क शो के तीसरे से 5वें और अंतिम सीजन के लिए गुडमैन के रूप में एक नियमित श्रृंखला बन गए। 30 2011 में ओडेनकिर्क ने एडल्ट स्विम के लिए लेट्स डू दिस लिखा और विकसित किया, जिसमें कैल मैकेंजी गोल्डबर्ग ने अभिनय किया, जो 2-बिट मूवी मोगुल और कैलगोल्ड पिक्चर्स के प्रमुख हैं, क्योंकि वह हॉलीवुड के सपनों का पीछा करने वाले पागल, प्रसिद्धि के भूखे प्रयासकर्ताओं के समूह का नेतृत्व करते हैं। पायलट को एडल्ट स्विम की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। 31 ओडेनकिर्क ने स्केच कॉमेडी शो द बर्थडे बॉयज का कार्यकारी निर्माण किया, जिसमें इसी नाम के कॉमेडी समूह ने अभिनय किया। ओडेनकिर्क शो में कई स्केच में भी दिखाई दिए और उनका निर्देशन भी किया। 32 इसका प्रीमियर IFC पर 18 अक्टूबर 2013 को हुआ। 2014 की शरद ऋतु में ओडेनकिर्क ने एडल्ट स्विम की एंथोलॉजी सीरीज टिम एंड एरिक की बेटाइम स्टोरीज में डॉ. स्टॉर्क की भूमिका निभाई, जो एक पोडियाट्रिस्ट है जो लोगों के पैर की उंगलियों को काटने में माहिर है। 33
ब्रेकिंग बैड में अभिनय करने के बाद ओडेनकिर्क को समीक्षकों द्वारा सफल फिल्मों में अधिक प्रमुख भूमिकाएं मिलनी शुरू हुईं, जैसे कि इनक्रेडिबल्स 2, लिटिल वुमेन, द पोस्ट, द डिजास्टर आर्टिस्ट, द स्पेक्टेक्युलर नाउ, जिसे 2013 सन्डांस फिल्म फेस्टिवल में अभिनय के लिए विशेष जूरी पुरस्कार मिला, और अलेक्जेंडर पायने निर्देशित नेब्रास्का, जिसे 2013 के कान फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डियोर के लिए नामांकित किया गया था। 34-35 2015 से 2022 बेटर कॉल साउल। मुख्य लेख: बेटर कॉल साउल। ब्रेकिंग बैड के चौथे सीजन के फिल्मांकन के दौरान ओडेनकिर्क, बाएं और लावेल क्रॉफर्ड क्रमशः सॉल गुडमैन और ह्यूएल बेबिनॉक्स के रूप में। अप्रैल 2015 में यह बताया गया कि ओडेनकिर्क अपने पूर्व सहकलाकार डेविड क्रॉस के साथ मिलकर अपने पिछले प्रोडक्शन मिस्टर शो पर आधारित एक नई स्केच कॉमेडी सीरीज का निर्माण कर रहे थे, जिसका नाम डब्ल्यू बॉब एंड डेविड था। इस सीरीज को नेटफ्लिक्स द्वारा कमीशन किया गया था, जिसका पहला सीजन नवंबर 2015 में रिलीज किया गया था, जिसमें 4 30 मिनट लंबे एपिसोड और 1 घंटे का बिहाइंड द सीन स्पेशल शामिल था। ओडेनकिर्क और क्रॉस दोनों ही शो को लिखते हैं, उसमें अभिनय करते हैं और उसका निर्माण करते हैं। 36 ओडेनकिर्क ने और सीजन करने में रुचि व्यक्त की है। 37 ओडेनकिर्क ने बेटर कॉल सॉल की मुख्य भूमिका निभाई, जो ब्रेकिंग बैड का स्पिन ऑफ है। मुख्य रूप से 2000 के दशक की शुरुआत में ब्रेकिंग बैड में चरित्र की शुरुआत से कई साल पहले श्रृंखला वकील सॉल गुडमैन की अदालत द्वारा नियुक्त बचाव वकील की शुरुआत से लेकर एक सफल, हालांकि बेईमान, आपराधिक बचाव वकील के रूप में उनकी अंतिम स्थिति तक की यात्रा का अनुसरण करती है। उन्हें श्रृंखला के निर्माता के रूप में भी श्रेय दिया जाता है। 38 पहले सीजन में 10-47 मिनट लंबे एपिसोड शामिल हैं, जिसके बाद क्रमशः 2016 और 2017 की शुरुआत में 10 एपिसोड का दूसरा और तीसरा सीजन आया। 39 चौथा सीजन 6 अगस्त 2018 तक नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध था और 5वें सीजन का प्रीमियर 23 फरवरी 2020 को AMC पर हुआ। शो का अंतिम छठा सीजन, जिसका निर्माण फरवरी 2020 में शुरू हुआ था लेकिन कोविड-19 के कारण देरी हो गई, 18 अप्रैल 2022 को प्रसारित होना शुरू हुआ। 40 2017 में ओडेनकिर्क ने अपनी पहली पुस्तक ए लोड ऑफ हुई कॉमेडी स्केच और निबंधों का संग्रह प्रकाशित की। ओडेनकिर्क ने गर्लफ्रेंड्स डे, एक नेटफ्लिक्स मूल फिल्म का सहलेखन, निर्माण और अभिनय किया। ग्रीटिंग कार्ड लेखक के बारे में यह फिल्म नोयर कॉमेडी माइकल स्टीफेंसन द्वारा निर्देशित और चाइनाटाउन से प्रभावित थी। यह एक ऐसी फिल्म थी जिसे ओडेनकिर्क 16 साल से बनाना चाहते थे। मिस्टर शो के लेखक एरिक हॉफमैन ने उन्हें मूल स्क्रिप्ट भेजी और उन्होंने इसे विकसित करना शुरू कर दिया। 37 अप्रैल 2020 में बेटर कॉल साउल के अंत के साथ ओडेनकिर्क ने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी कैलगोल्ड पिक्चर्स की स्थापना की। 41 मार्च 2021 में ओडेनकिर्क ने एक्शन थ्रिलर फिल्म नोबॉडी में हच मैनसेल के रूप में अभिनय किया, जो US बॉक्स ऑफिस पर $6.7 मिलियन की टिकट बिक्री के साथ नंबर 1 पर खुली। 42 ओडेनकिर्क ने 18 अप्रैल 2022 को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर अपना सितारा प्राप्त किया, जो बेटर कॉल साउल के अंतिम सीजन के प्रीमियर की तारीख है। ओडेनकिर्क का सितारा उनके ब्रेकिंग बैड सहकलाकार ब्रायन क्रैंस्टन के सितारे के बगल में स्थित है। 43 2022 में AMC के लिए ओडेनकिर्क अभिनीत एक नई श्रृंखला की घोषणा की गई, जिसका शीर्षक लकी है अंक है, जो रिचर्ड रूसो के उपन्यास स्ट्रेट मैन पर आधारित है। इसका प्रीमियर 19 मार्च 2023 को हुआ। 44 2022 में ओडेनकिर्क ने अपना संस्मरण कॉमेडी ड्रामा प्रकाशित किया। इसके बाद 2023 में बच्चों की कविता का एक संग्रह जिलॉट एंड अदर इम्पोर्टेंट राइम्स 2023 वर्तमान। 2023 में ओडेनकिर्क ने FX सीरीज द बियर में फिशेस एपिसोड में अंकल ली की भूमिका निभाते हुए अभिनय किया। 45 इस प्रदर्शन ने उन्हें कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट अतिथि अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकन दिलाया। 46 2025 में ओडेनकिर्क ने डेविड मैमेट के नाटक ग्लेनगैरी ग्लेन रॉस के पुनरुद्धार में शेली लेवेने के रूप में अपना ब्रॉडवे डेब्यू किया, जिसमें कीरन कल्किन और बिल बूर के साथ मुख्य भूमिका निभाई। 47
ओडेनकिर्क के प्रदर्शन को समीक्षकों द्वारा सराहा गया और उन्होंने एक नाटक में सर्वश्रेष्ठ फीचर्ड अभिनेता के लिए टोनी पुरस्कार के लिए नामांकन अर्जित किया, ध्रुवीकरण पुनरुद्धार के लिए एकमात्र नामांकन को चिह्नित किया। 48 ओडेनकिर्क द रूम रिटर्न्स में जॉनी के मुख्य किरदार के रूप में दिखाई देंगे, जो कि 2003 की बेहद खराब फिल्म द रूम का रीमेक है, जो वर्तमान में पोस्ट प्रोडक्शन में है। 49 व्यक्तिगत जीवन 1990 के दशक की शुरुआत में ओडेनकिर्क का नाम साथी कॉमेडियन, अभिनेत्री और लेखिका जेनेन गारोफालो के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ा, जिन्होंने उन्हें मिस्टर शो विद बॉब एंड डेविड के सहनिर्माता डेविड क्रॉस से मिलवाया। 50 1997 में ओडेनकिर्क ने नाओमी योमटोव से शादी की, जो बाद में डब्ल्यू बॉब और डेविड की कार्यकारी निर्माता थीं। 36 उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। 51 बेटर कॉल साउल पर पोशाक विकल्पों पर चर्चा करते हुए ओडेनकिर्क ने कहा कि उनमें थोड़ा रंग अंधापन है और अपनी भूमिकाओं के लिए सही पोशाक का चयन करने का काम पोशाक विभाग पर छोड़ देते हैं। 52 15 दिसंबर 2019 को ओडेनकिर्क के अल्मा मेटर एसआईयू ने घोषणा की कि उसने उन्हें डॉक्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। 53 27 जुलाई 2021 को ओडेनकिर्क को बेटर कॉल शाउल के 6ठे सीजन के सेट पर छोटा दिल का दौरा पड़ने के बाद अल्बुकर्क में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 54 55 3 दिन बाद 30 जुलाई को ओडेनकिर्क ने बताया कि वह जल्द ही वापस आ जाएगा। 56 और 8 सितंबर को उन्होंने बताया कि वह काम पर लौट आए हैं। 57 2022 में ओडेनकिर्क ने खुलासा किया कि धमनी पट्टिका के निर्माण के कारण विधवा निर्माता दिल के दौरे के तुरंत बाद उनकी कोरोनरी धमनियों में 2 स्टेंट लगाए गए थे, जिसका उन्हें 2018 में निदान किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी हालत शुरू में समझी गई तुलना में अधिक गंभीर थी। उन्होंने खुलासा किया कि उनका दिल रुक गया। 58 59 60 बेटर कॉल शाउल के शोरनर पीटर गोल्ड ने बाद में कहा कि अगर ओडेनकिर्क ठीक नहीं होते तो वह और निर्माता शो जारी नहीं रख पाते और संभवतः शो छोड़ देते। 61 पीबीएस शो फाइंडिंग योर रूट्स पर ओडेनकिर्क को पता चला कि वह फ्रेडरिक चार्ल्स, ड्यूक ऑफ श्लेस्विग-होल्स्टीन-सोंडरबर्गप्लॉन के नाजायज बेटे के वंशज हैं, जो उन्हें किंग चार्ल्स III का 11वां चचेरा भाई बनाता है। 62 उन्होंने यह भी जाना कि उनके पूर्वजों में से एक, जीन जैक्स फ्रिकर, नेपोलियन युद्धों के दौरान एक फ्रांसीसी सैनिक थे जिन्होंने एस्परेसलिंग की लड़ाई लड़ी थी। 63 64 अभिनय श्रेय और प्रशंसा रॉबर्ट फिट्जगेराल्ड डिग्स, जन्म 5 जुलाई 1969, जिन्हें उनके स्टेज नाम आरजेडे बटा RZRIZ या आरजेडे से बेहतर जाना जाता है, एक अमेरिकी रैपर, रिकॉर्ड निर्माता, संगीतकार, अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं। वह हिप हॉप समूह वुतांग क्लान के वास्तविक नेता हैं। 4 जिन्होंने समूह के अधिकांश एल्बम और उसके सदस्यों के एल्बम का निर्माण किया है। सोल सैंपल, विरल बीट्स और सिनेमाई तत्वों के अपने हस्ताक्षर उपयोग के लिए जाने जाते हैं। उनकी उत्पादन शैली हिप हॉप में व्यापक रूप से प्रभावशाली रही है। द सोर्स और वाइब दोनों ने उन्हें अब तक के सबसे महान हिप हॉप निर्माताओं में शुमार किया। 5 6 जबकि एनएमई ने उन्हें सभी शैलियों को शामिल करते हुए 50 महानतम निर्माताओं की सूची में शामिल किया। 7 आरजेडे ने बॉबी डिजिटल के नाम से एकल एल्बम जारी किए हैं। वह हॉररकोर समूह ग्रेवडिगास के संस्थापक सदस्य भी थे, जो आरजे डायरेक्टर के रूप में प्रदर्शन करते थे। उन्होंने फिल्म और टेलीविजन में भी बड़े पैमाने पर काम किया है, जिसमें किल बिल वॉल्यूम 1 2003 और किल बिल वॉल्यूम 2 2004 जैसी प्रमुख फिल्मों के लिए स्कोर तैयार किए हैं। उन्होंने द मैन विद द आयरन फिस्ट्स 2012 के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की और बाद में लव बीट्स राइम्स 2017 का निर्देशन किया। उन्होंने वुतांग एन अमेरिकन सागा 2019 से 2023 में एक कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया, जिसके लिए उन्हें उत्कृष्ट मूल मुख्य शीर्षक थीम संगीत के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार नामांकन मिला। एक अभिनेता के रूप में वह अमेरिकन गैंगस्टर 2007, जीआई जो, रिटेलिएशन 2013 और ए वेरी हेरोल्ड एंड कुमार 3D क्रिसमस 2011 साथ ही साथ टीवी सीरीज कैलिफोर्निकेशन में दिखाई दिए हैं। उन्होंने द सिम्पसंस और मिनियंस द राइज ऑफ ग्रू 2022
में भूमिकाओं सहित वॉइसओवर का काम भी किया है। प्रारंभिक जीवन। डिक्स का जन्म 5 जुलाई 1969 को ब्राउन्सविले, ब्रुकलिन में हुआ था। उनका नाम कैनेडी भाइयों रॉबर्ट और जॉन फिट्जगेराल्ड के नाम पर रखा गया था, जिनकी मां दोनों ही बहुत प्रशंसा करती थीं। 8 डिक्स ने रॉबर्ट और जॉन दोनों की विरासत को देखते हुए अपने दिए गए नाम को सम्मानजनक नाम कहा है। डिक्स का एक छोटा भाई टेरेंस है एमलिन है, जिसे रैपर नवे प्रिंस के नाम से जाना जाता है, और एक बड़ा भाई मिशेल डिवाइन डिक्स है। 3 से 7 साल की उम्र तक डिग ने अपने चाचा के साथ उत्तरी कैरोलिना में गर्मियों का समय बिताया, जिन्होंने उन्हें पढ़ने और अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया। 9 डिग को 9 साल की उम्र में हिप हॉप संगीत से परिचित कराया गया था। 11 साल की उम्र तक वह रैप लड़ाइयों में प्रतिस्पर्धा कर रहा था। वह 1990 में अपनी मां के साथ रहने के लिए ओहियो के स्टुबेनविले में स्थानांतरित हो गया। डिग ने सप्ताहांत पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया में बिताए, जहां उनके पिता शहर के हिल डिस्ट्रिक्ट में एक सुविधा स्टोर चलाते थे। 10 डिक्स छोटे मोटे अपराध और ड्रग डीलिंग में शामिल हो गया और स्टुबेनविले में रहते हुए उस पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया। उसे इस आरोप से बरी कर दिया गया, जिससे उसे दूसरा मौका मिला। 11 संगीत व्यवसाय। वुतांग कबीले से पहले डिक्स को पहली बार 1979 में अपना खुद का हिप हॉप संगीत बनाने में दिलचस्पी हुई, जब उनके एक दोस्त ने उन्हें द शुगर हिल गैंग के रैपर डिलाइट से परिचित कराया। 1984 में डिक्स ने अपने चचेरे भाई रसेल जोन्स के साथ एक रैप समूह बनाया, जिसे तब द स्पेशलिस्ट के रूप में जाना जाता था, और गैरी ग्राइस, जिसे तब अल्लाह जस्टिस के रूप में जाना जाता था, जिसे फोर्स ऑफ द इंपीरियल मास्टर कहा जाता था, जिसे उन्होंने जल्द ही 1985 में ऑल इन टुगेदर नाउ नाम दिया। इस समय के आसपास डिक्स ने डीएमडी पॉज का गठन किया, जिसमें आरजेडे, रायक्वॉन, घोस्टफेस किल्ला, यू गॉड, इंस्पेक्टर डेक, 4th डिसाइपल और मेथड मैन शामिल थे। 1 डिक्स और ग्राइस ने फिर प्रबंधन उद्देश्यों के लिए जमैका रिकॉर्ड्स के साथ हस्ताक्षर किए। 1 उन्होंने ईपी का मूल आई लव यू रकीम प्रमोशन संस्करण जारी किया, लेकिन जब टॉमी बॉय मूल नमूने के अधिकार हासिल करने में विफल रहे, तो उन्हें रीमिक्स करके सिंगल को फिर से रिलीज करने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर से रिलीज किए गए संस्करण ने व्यावसायिक रूप से खराब प्रदर्शन किया, और बाद में टॉमी बॉय ने डिक्स को छोड़ दिया। 1 1992 से 1993 वुतांग कबीले का गठन। 1992 में ओहियो में गोलीबारी के बाद उन्हें 8 साल की जेल का सामना करना पड़ा। जब उन्होंने दोषी नहीं कहा, तो मेरे चेहरे पर 3 दिनों तक मुस्कान बनी रही, उन्होंने याद किया। मैं बस शहर में घूम रहा था, अपनी बेटी और अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा था। ठीक उसी समय मैंने ऐसी किसी भी चीज को अलविदा कह दिया जो मुझे फिर से उस स्थिति में डाल सकती थी। मुझ पर हत्या के प्रयास के आरोप में मुकदमा चलाया गया। एक मूर्ख था, मेरे दिमाग में इतनी सारी जानकारी थी और मैं वहीं पहुंच गया। 12 1992 में डिक्स ने अपने 2 चचेरे भाइयों और 5 अन्य बचपन के दोस्तों के साथ एक नया समूह बनाया। उन्होंने समूह का नाम 1983 की कुंग फू फिल्म शाओलिन और वुतांग के नाम पर वुतांग कबीले रखा। समूह के गठन के हिस्से के रूप में प्रत्येक सदस्य ने अपने लिए एक नया उपनाम चुना। डिक्स ने आरजेडे चुना, जो उनके संगीत के प्रशंसकों द्वारा दिए गए उपनाम रजा रजा रकीम पर आधारित था, जो बदले में ऑल इन टुगेदर नाउ के एक गीत पजा पजा पंपिन पर आधारित था। साथ ही डिक्स के भित्तिचित्र टैग रेजर पर भी आधारित था। उन्होंने आरजेडे के लिए एक बैक्रोनिम बनाया, जिसमें कहा गया कि यह नाम शासक जिगजैगजिग अल्लाह के लिए खड़ा था, जिसे सर्वोच्च वर्णमाला का उपयोग करते समय शासक ज्ञानबुद्धिस्मज अल्लाह में अनुवादित किया गया। 13 वुतांग कबीले ने अपना पहला सिंगल प्रोटेक्ट या नेक दिसंबर 1992 में रिलीज किया। मस्ता किला 1993 में समूह में शामिल हो गए और इसके 9वें सदस्य बन गए। उन्होंने नवंबर 1993 में अपना पहला एल्बम एंटर द वुतांग 36 चैम्बर्स रिलीज किया। 14 आरजेडे ने वुतांग कबीले के वास्तविक नेता के रूप में काम किया, समूह के गीतों का निर्माण किया और यह तय किया कि कौन किस ट्रैक पर रहेगा। एक अभिनेता के रूप में उन्हें ब्रेकिंग बैड 2009 से 2013,
में सॉल गुडमैन बटा जिमी मैकगिल की भूमिका और इसके स्पिन-ऑफ बेटर कॉल सॉल 2015 से 2022 के लिए जाना जाता है। उत्तरार्ध के लिए उन्हें ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए 6 नामांकन प्राप्त हुए, जो बिना जीत के श्रेणी में सबसे अधिक नामांकन का रिकॉर्ड बनाता है। भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए 5 नामांकन, ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट अभिनेता के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार के लिए 5 नामांकन और ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए क्रिटिक्स च्वाइस टेलीविजन पुरस्कार के लिए 6 नामांकन मिले। उन्होंने यह पुरस्कार 3 बार जीता। साथ ही ड्रामा में व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए टेलीविजन क्रिटिक्स एसोसिएशन पुरस्कार के लिए 3 नामांकन भी प्राप्त। ग्रंथ सूची। वर्ष शीर्षक 2013 हॉलीवुड ने कहा नहीं, मिस्टर शो के निर्माताओं की अनाथ फिल्म स्क्रिप्ट, कमीने दृश्य और परित्यक्त प्रियतमा। 2014 बकवास का भार। 2022 कॉमेडी ड्रामा एक संस्मरण। 2023 जिलोट और अन्य महत्वपूर्ण कविताएं। जॉन ऑगस्टिन ऑर्टिज, जन्म 23 मई 1968, एक अमेरिकी अभिनेता हैं। उन्हें फास्ट एंड फ्यूरियस 2009 और फास्ट एंड फ्यूरियस 6 2013 में आर्टुरो ब्रागा के रूप में उनकी प्रतिपक्षी भूमिका और जैक गोज बोटिंग 2010 में क्लाइड के रूप में जाना जाता है, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड के लिए नामांकन मिला। वह लेबिरिंथ थिएटर कंपनी के एक कलात्मक निर्देशक सह-संस्थापक भी हैं। ऑर्टिज की अन्य फिल्मों में कार्लिटोज वे 1993 में, ग्वाजिरो, एलियंस बनाम प्रीडेटर, रिक्विम 2007 में, शेरिफ एडी मोरालेस, अमेरिकन गैंगस्टर 2007 में, जेवियर जेरिवेरा, सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक 2012 में, रॉनी कोंग, स्कल आइलैंड 2017 में, विक्टर नीवेस, बम्बलबी 2018 में, डॉ पॉवेल और अमेरिकन फिक्शन 2023 में आर्थर शामिल हैं। व्यक्तिगत जीवन। ऑर्टिज का जन्म और पालन पोषण ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क के बुशविक इलाके में हुआ। वह प्यूर्टो रिकान वंश का है। उन्होंने ब्रुकलिन के जॉन डेवी हाई स्कूल से स्नातक किया, जहां उनकी मुलाकात उनकी पत्नी से हुई। ऑर्टिज अपनी पत्नी जेनिफर और बेटे क्लेमेंटे के साथ 2010 तक उस बोरो में रहे, जब वे और उनका परिवार कैलिफोर्निया चले गए। एक आजीविका। 1993 में जॉन ने कार्लिटो वे में अल पचिनो के युवा चचेरे भाई ग्वाजिरो के रूप में अपनी फिल्मी शुरुआत की। वे एल कैंटेंटे, टेक द लीड, बिफोर नाइट फॉल्स, अमिस्टेड, रैंसम और नार्क सहित 30 से अधिक फिल्मों में नजर आ चुके हैं। उनके हालिया फिल्म प्रदर्शनों में माइकल मान की मियामी वाइस में ड्रग लॉर्ड जोस येरो, रिडले स्कॉट की अमेरिकन गैंगस्टर में रसेल क्रो के साथी जेवी रिवेरा और ट्रेविस नाइट की बम्बलबी में वैज्ञानिक डॉ पॉवेल की भूमिका शामिल है। ऑर्टिज की टेलीविजन भूमिकाओं में उन्होंने एचबीओ के लिए जे अब्राम्स की होप अगेंस्ट होप में मुख्य भूमिका निभाई है, जो डेनिस लेरी की श्रृंखला द जॉब और सीबीएस के क्लब हाउस के साथ साथ ब्रेट रैटनर द्वारा निर्देशित एनबीसी पुलिस ड्रामा ब्लू ब्लड में नियमित रूप से दिखाई देती है। 1992 में ऑर्टिज ने 13 अन्य लैटिनो अभिनेताओं के साथ मिलकर लैटिनो एक्टर्स बेस का गठन किया ताकि खुद को काम करने के लिए एक जगह मिल सके और एक मजबूत समूह बनने का अवसर मिल सके। आज उस समूह को लेबिरिंथ थिएटर कंपनी के नाम से जाना जाता है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और रचनात्मक विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला से 100 से अधिक कलाकारों का एक पुरस्कार विजेता समूह। लेबिरिंथ के साथ उन्होंने बॉब ग्लोडिनी, ड्रामा डेस्क नामांकन द्वारा जैक गोज बोटिंग के विश्व प्रीमियर में क्लाइड की भूमिका निभाई। 2006 में वे जोस रिवेरा द्वारा स्कूल ऑफ द अमेरिकास के विश्व प्रीमियर में चेग्वेरा के रूप में दिखाई दिए, जो लेबिरिंथ थिएटर कंपनी और द पब्लिक थिएटर के बीच एक सनिर्माण था। लेबिरिंथ और पब्लिक के बीच अन्य सनिर्माणों में स्टीफन एडली गुर्गिस द्वारा द लास्ट डेज ऑफ जूडस इस्कैरियट के विश्व प्रीमियर में जीसस की भूमिका और ब्रेट सी. लियोनार्ड द्वारा गिनी पिग सोलो में जो सोलो शामिल हैं। अन्य लेबिरिंथ थिएटर क्रेडिट में लंदन और न्यूयॉर्क में स्टीफन एडली गुर्गिस द्वारा जीसस हॉप्रदये ट्रेन, ड्रामा डेस्क नामांकन, ड्रामा लीग अवार्ड और जॉन पैट्रिक शैनली द्वारा लिखित और निर्देशित वेयर इज माई मनी शामिल हैं। 2003 में ऑर्टिज ने निलो क्रूज के पुलित्जर पुरस्कार विजेता नाटक अन्ना इन द ट्रॉपिक्स में अपना ब्रॉडवे डेब्यू किया। 2.
वे जोस रिवेरा के 3 विश्व प्रीमियर नाटकों में दिखाई दिए, ला जोला प्लेहाउस में द एडोरेशन ऑफ द ओल्ड वुमन, एमसीसी थिएटर में सुएनो और मार्क टेपर फोरम में द स्ट्रीट ऑफ द सन। वे रिवेरा के नाटकों के 2 न्यूयॉर्क प्रीमियर में भी शामिल हुए, पब्लिक थिएटर में रेफरेंस टू साल्वाडोर डाली मेक मी हॉट, ओबीआई अवार्ड, और प्लेराइट्स होराइजन्स में क्लाउड टेक्टोनिक्स। ऑर्टिज पब्लिक थिएटर में द स्किन ऑफ अवर टीथ और डी डोंडे में भी दिखाई दिए। हाल की परियोजनाएं। जनवरी 2009 में वे फिलिप सीमोर हॉफमैन द्वारा निर्देशित फीचर फिल्मों एलियंस बनाम प्रीडेटर, रिक्विम, प्राइड एंड ग्लोरी, पब्लिक एनिमीज, फास्ट एंड फ्यूरियस और जैक गोज बोटिंग में दिखाई दिए। 2009 की गर्मियों में उन्होंने वियना महोत्सव में ओथेलो में मंच पर अभिनय किया। दिसंबर 2012 की शुरुआत में वे शिकागो के स्टेपेनवुल्फ थिएटर कंपनी में स्टीफन एडली गुर्गिस के नाटक द मदरफकर विद द हेट में जैकी के रूप में दिखाई दिए। 3. उन्होंने सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक में भी सहाभिनय किया। फिल्मोग्राफी। पतली परत। उन्होंने यह भी कहा है कि लंबे समय से विलंबित द क्योर एल्बम उनका अंतिम एकल एल्बम होगा ताकि वह अपने फिल्म निर्देशन करियर को अधिक समय दे सकें। 19. 2007 में एसआरसी रिकॉर्ड्स के साथ हस्ताक्षर करने से पहले आरजेडे को वुतांग कबीले सुपरग्रुप के लिए बैड बॉय रिकॉर्ड्स, आफ्टरमैथ रिकॉर्ड्स, इंटरस्कोप और डेफ जैम सहित अन्य से प्रस्तावों की बाढ़ आ गई थी। 20. 2007 में उन्होंने सैमुअल एल जैक्सन अभिनीत जापानी एनीमे एफ्रो समुराई का स्कोर तैयार किया। 2007 में उन्होंने कम प्रचारित वाद्य एल्बम द आरजेड इंस्ट्रूमेंटल एक्सपीरियंस जारी किया और रैक्वॉन के साथ उनके बहुप्रतीक्षित ओनली बिल्ट 4 क्यूबन लिंक्स 2 पर काम किया। 2005 से 2008 तक उन्होंने सिस्टम ऑफ ए डाउन के बेसिस्ट शावो ओडाजियन के साथ प्रोजेक्ट अचोजेन 21 पर सहयोग किया। समूह ने 2 एकल रिलीज किए, जिनमें से एक, ड्यूस, को 2009 की फिल्म बेबीलोन एडी में शामिल किया गया था। समूह ने एक एल्बम भी रिकॉर्ड किया है जो अप्रकाशित रहा है। वर्जिन म्यूजिक फेस्टिवल में वुतांग के साथ प्रस्तुति देते आरजेडे। कुछ पुरानी सामग्री को डिजिटल रूप से लोगों तक पहुंचाने का सही समय है। हमारे प्रशंसक समर्पित और धैर्यवान रहे हैं और वे उस संगीत को सुनने के लिए उत्सुक हैं जिसने हमें इतने सारे अन्य लोगों से अलग किया है। वो म्यूजिक में हिप हॉप जीवित है और द ऑर्चर्ड के साथ हमें एक ठोस भागीदार मिला है जो हमारे दर्शकों को समझता है और प्रशंसकों तक पहुंचने में हमारी मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं निश्चित रूप से उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं ताकि देख सकूं कि हम और क्या लेकर आते हैं। अभी बहुत कुछ आना बाकी है। 22. 2010 में उन्होंने जीजेरे के लिए एक एकल एल्बम लिक्विड स्वार्ड्स 2 पर काम किया। 23. लेकिन एल्बम अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। आरजेडे ने कान्ये वेस्ट के साथ उनके 5वें एल्बम माई ब्यूटीफुल डार्क ट्विस्टेड फैंटेसी 24 के साथ साथ कान्ये और जेजेड के वॉच द थ्रोन पर भी काम किया। 2011 में एक साक्षात्कार में आरजेडे ने खुलासा किया कि उन्होंने हाल ही में वुतांग कबीले के लिए बनाए गए अपने वाद्य यंत्रों की बीट मशीनों को साफ करने का फैसला किया था जिनका कभी इस्तेमाल नहीं किया गया था। नतीजतन उन्होंने नैस, बुस्टा राइम्स और तालिब क्वेली को 10-10 बीट्स दिए, साथ ही कान्ये वेस्ट के लिए 20 बीट्स दिए, जिनमें वेस्ट के पिछले 2 एल्बमों में इस्तेमाल किए गए 2 शामिल थे। 25. आरजेडे ने यूके के कलाकार जोश ओशो की 2012 की पहली एल्बम लाइफ का निर्माण किया। आरजेडे ने जॉन फ्रूसिएंट के 2012 ईपी लेटुलेफ्र के 3 गानों में गायन का योगदान दिया और 2013 में उन्होंने किड क्यूडी के 2013 एल्बम इंडिकुड के 1 गाने में गायन का योगदान दिया। अगस्त 2012 में आरजेडे ने रेड डिस्ट्रीब्यूशन से वितरण सौदे के साथ एक नया रिकॉर्ड लेबल सोल टेम्पल रिकॉर्ड्स की स्थापना की। 28 सितंबर 2012 को उन्होंने नियमित होस्ट रे विलियम जॉनसन की जगह वेब सीरीज =3 के एक एपिसोड की मेजबानी की। वह अर्ल स्वेटशर्ट के एल्बम डोरिस में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने मोलासेस ट्रैक पर एक कविता का योगदान दिया। राक्वन के साथ कलात्मक असहमति के बावजूद आरजेडे और द वुतांग क्लान ने 2014 में अपना छठा एल्बम ए बेटर टुमारो रिलीज किया। 2013 में आरजेडे और पॉल बैंक्स ने बैंक्स एंड स्टीलर्स के रूप में सहयोग करना शुरू किया, जो 2016 का एल्बम एनीथिंग बट वर्स बन गया। 26, 27 अतिथि प्रस्तुतियों में कूल कीथ, घोस्टफेस किला, मेथड मैन और मस्ता किला शामिल हैं। 27
एल्बम से 2 एकल रिलीज किए गए, लव प्लस वॉर और जायंट। 27 आरजेडे ने रामिन जावदी के साथ सहयोग किया, जिनके साथ उन्होंने गिलर्मो डेल टोरो फिल्म पैसिफिक रिम के गीत ड्रिफ्ट के लिए ब्लेड ट्रिनिटी और ब्लेक पलमैन के साथ संगीत दिया। जून 2020 में आइसक्रीम कंपनी गुड ह्यूमर ने आइसक्रीम ट्रकों के लिए एक नया जिंगल बनाने के लिए आरजेडे से संपर्क किया। 28 टर्की इन द स्ट्रॉ की धुन को बदलने के लिए, जो लंबे समय से मिनिस्ट्रेल शो से जुड़ी हुई है, जिसमें अक्सर नस्लवादी गीत होते हैं। गुड ह्यूमर सीधे तौर पर किसी भी ट्रक का संचालन नहीं करता है, लेकिन कंपनी आइसक्रीम ट्रक ड्राइवरों को गाना न बजाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती थी। 29 आरजेडे की परिणामी रचना अगस्त 2020 में जारी की गई थी। 30 2020 के एक साक्षात्कार में आरजेडे ने चर्चा की कि कैसे कोविड वैश्विक संकट के दौरान घर पर फंसे रहने के परिणामस्वरूप उन्हें अपने लंबे समय से अप्रकाशित द क्योर एल्बम पर काम फिर से शुरू करना पड़ा। 31 अगस्त 2024 में आरजेडे ने एल्बम ए बैले थ्रू मड रिलीज किया, जो एक ऑर्केस्ट्रा बैले स्कोर है। इस स्कोर की कल्पना कोविड-19 महामारी के दौरान आरजेडे द्वारा किशोरावस्था में लिखे गए गीतों की एक नोटबुक के आधार पर की गई थी। एल्बम के रूप में रिलीज होने से पहले स्कोर का प्रीमियर 2023 में कोलोराडो सिम्फनी के प्रदर्शन के माध्यम से मंच पर किया गया था। 32 वू रिकॉर्डिंग लेबल 1990 के दशक की शुरुआत से वू तांग कबीले से जुड़े कई रिकॉर्डिंग लेबल स्थापित किए गए। माना जाता है कि पहले के लेबल भंग हो गए हैं। आरजेडे का इन लेबल से क्या संबंध था, यह अज्ञात है। अन्य रिकॉर्ड लेबल बाद में 2000 के दशक की शुरुआत में स्थापित किए गए थे और वर्तमान में भी सक्रिय हैं। इन लेबल के बारे में बहुत कम जानकारी है, सिवाय इस तथ्य के कि आरजेडे उन पर संगीत बनाता है। यह अज्ञात है कि क्या आरजेडे सीईओ है या इन लेबल के भीतर उच्च पद पर है, यह देखते हुए कि उन्हें कभी भी किसी रिकॉर्डिंग लेबल के सीईओ पद पर नहीं देखा गया था। वूतांग रिकॉर्ड्स, रेजर शार्प रिकॉर्ड्स, 36 चेंबर्स रिकॉर्ड्स और वू म्यूजिक ग्रुप, प्रोटेक्ट या नेक रिकॉर्ड्स, वूतांग इंटरनेशनल, सोल टेम्पल रिकॉर्ड्स। कलात्मकता आरजेडे की उत्पादन तकनीक, विशेष रूप से सोल सैंपल को काटने और या उसकी बीट्स के हिसाब से तेज या धीमा करने का तरीका, कान्ये वेस्ट और जस्ट ब्लेज सहित हिप हॉप निर्माताओं द्वारा नकल किया गया है। वेस्ट के आरजेडे की शैली पर अपने विचार 33 ने रैप बाजार को कुछ समय के लिए चिपमंक सोल के नाम से भर दिया, जिसमें वोकल सैंपल की गति इतनी तेज कर दी गई कि ऐसा लगा जैसे गायक ने हीलियम को सांस में लिया हो। उस समय कई निर्माताओं ने इस शैली की नकल की, जिससे अन्य शाखाएं बनी। वेस्ट ने स्वीकार किया है कि उनकी शैली आरजेडे के उत्पादन से स्पष्ट रूप से प्रभावित थी। उन्होंने कहा, 34 वूतांग और मेरे दोस्त हमेशा इस बारे में बात करते हैं। हमें लगता है कि वूतांग का एक आंदोलन के रूप में सबसे बड़ा प्रभाव था। स्लैंग से लेकर ड्रेस की शैली, स्किट्स, सैंपल तक, मैं जिस प्रोडक्शन शैली का उपयोग करता हूं, उसी तरह आरजेडे भी ऐसा कर रहा है। 35 जवाब में आरजेडे ने स्वयं इन तुलनाओं के बारे में काफी सकारात्मक बात कही है। तो दोस्तों यूनिवर्स पिक्चर द्वारा इसे रिलीज़ किया जा रहा है 15 अगस्त को, और टोटल लेंथ इसकी देखी जाए तो लगभग 89 मिनट टोटल इसकी लेंथ रखी गई है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। बाकी एक्शन तो आपने टीजर ट्रेलर से अंदाज़ा लगा ही लिया होगा, पार्ट 1 के मुकाबले एक तरह से बहुत ही ज़्यादा एक्शन इसमें भरा गया है, और जिस हिसाब से पहला पार्ट हिट था, दूसरे पार्ट का भी यही एक तरह से परफॉर्मेंस रहने वाला है मेरे हिसाब से। बाकी जब ये रिलीज़ होती है तो एक्सप्लेनेशन की रिव्यू की वीडियो मैं आपके लिए बहुत जल्द लेकर आऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक वीडियो पहुँच पाए। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।